हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और कैसे आप इसको दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है? हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, इससे पहले आपने हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी थी, एजेंट, जिसको भाई जनरली HL थ्योरी बोल देते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आपने एक बात देखी भाई, वो सिर्फ किसके ऊपर लागू होता है? वो थी आपके पास एक तो भाई जो H2 था और एक H2 प्लस था, यानी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन या जो दो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थे वो उन्हीं के ऊपर लागू थी, इजंट इट? आपको इसको हम दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि अगर आपने इसको दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई किया ना, तो वेव फंक्शन इतना ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा, इतना ज़्यादा भाई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको मैनेज करना क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। और आपको पता भाई ऐसे केस में एक भाई आपको पता नहीं एक साइंटिस्ट थे J.C. स्लेटर, ठीक है? उन्होंने फिर भाई कुछ डिटर्मिनेंटल फॉर्म दी थी वेव फंक्शंस की, उन्होंने फिर फंक्शंस को मोर मैनेजेबल फॉर्म में उन्होंने उसको भाई कन्वर्ट करने की एक आइडिया दिया था, जो कि यार जैसे भैया आपके पास क्या थे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स थे जो, उसमें भी तो आपने लास्ट में क्या था? अरे भाई वहाँ भी तो आपने लास्ट में जो स्लैटर डिटर्मिनेंट्स होती हैं उन्हीं के जरिए आपने वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया था। तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, ठीक है? इसीलिए अगर मान लिया आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन क्या है, अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेकिन क्या है, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले, तो भाई थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम भाई जो H2 है उससे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल नहीं है उनको टैकल करेंगे, और एक बार यहाँ पर हम भाई H2 को भी टैकल कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है, कि भाई ये थ्योरी उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है? तो बताओ भाई, तो भाई इस लेक्चर को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला बताओ क्या आपका? पोस्टुलेट्स ऑफ हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। फिर बताओ क्या है इसकी? एप्लीकेशंस टू H2 F2 एंड N2। अरे भाई पहले हम फिर क्या करेंगे इसको? होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स उन पे अप्लाई करेंगे। फिर बताओ क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल आपका HF या LiH है। और लास्ट में क्या पढ़नी है आपने? इसकी लिमिटेशंस, ठीक है? तो पहले हम क्या पढ़ देता हूँ भाई? पोस्टुलेट्स ऑफ हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो भाई इसके मैं आपको बताऊँ भाई, देखो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, जो सिंपल HL थ्योरी थी ना, जो सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, इसके पोस्टुलेट वही होते हैं। सिर्फ एक पोस्टुलेट यहाँ पर क्या होता है? एक्स्ट्रा। ये कहता है भाई आप वेव फंक्शन को स्लैटर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भाई मैंने आपको हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसके मैंने आपको पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे ना, तो सेम पोस्टुलेट्स यहाँ पर होते हैं कि भाई हम किसी फंक्शन को, दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस का टोटल फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है? सिंपली उनके फंक्शंस की मल्टीप्लाई से। एनर्जी क्या होगी? दोनों की एनर्जी का सम, और हैमिल्टनियन क्या हो? दोनों के हैमिल्टनियन का सम, समझो? और वही फोर्थ पोस्टुलेट क्या होगा? और अगर मान लिया भाई एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो क्या करना है? उनको लीनियरली कंबाइन करना है। और भाई नेक्स्ट क्या होता है कि हर एक वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? उसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 1, ताकि वो पूरी तरह क्या रह जाए? नॉर्मलाइज्ड, इजंट इट? और लास्ट का बताओ पोस्टुलेट क्या भाई? ये एक पोस्टुलेट भाई, अरे भाई हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यहाँ पर एक पोस्टुलेट एक्स्ट्रा है, बताओ कौन सा? द वेव फंक्शन गिवन बाय above mentioned rules can be written as the determinantal form called Slater determinant, ठीक है बात? तो ये भी क्या थे इसके पोस्टुलेट्स, ठीक है? अब बताओ क्या करते हैं हम इसको? एप्लीकेशन ऑफ हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। पहले हम क्या लगाएंगे? H2 F2 और N2 आपने ट्रीट करना है। देखो भैया अब बात ये है, आपको H2 हमने ऑलरेडी ट्रीट ना कर लिया था भाई, हमने सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑलरेडी क्या ट्रीट कर लिया था? H2। तो भाई हम इसको प्रूव करेंगे कि H2 को आप सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी टैकल कर सकते हो,
और जो भाई हिटलर लंदन स्लैटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उससे भी आप इसे टैकल कर सकते हो। ठीक है बात भाई, आपको एक तरह से एक कोरिलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, HLS हिटलर लंदन स्लैटर्स ट्रीटमेंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो भाई आप H2 मॉलिक्यूल के लिए आपने क्या लिखना है, आपने HL टाइप फंक्शन लिखना है, आपने क्या लिखना है HLS टाइप फंक्शन। कौन सा, HLS टाइप फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए भाई HL फंक्शन क्या होता था, अगर मैं पूरा फंक्शन लिखूं भाई, तो बताओ H2 के लिए आपने फंक्शन क्या लिखा था, बताओ आपने फंक्शन बोला था भाई H2 के लिए, एक तो क्या था हमारे पास साई कोवलेंट, क्या था भाई साई, अरे भाई कोवलेंट था, प्लस क्या था साई आयनिक था ना हमारे पास भाई। मैंने कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिखे नहीं फिलहाल, अदरवाइज आपको पता है यहाँ पर क्या होगा C1, यहाँ क्या आएगा भाई C2। ठीक है बात। अच्छा, आपने एक बात गौर की थी कि वहाँ पर जो साई कोवलेंट था और जो साई आयनिक था वो दोनों ही क्या थे बताओ हमारे पास, सिमेट्रिक। लेकिन आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन के केस में होना क्या चाहिए, ओवरऑल फंक्शन शुड बी एंटीसिमेट्रिक। अरे भाई क्योंकि ये क्या है, ये फर्मियंस, इजंट इट। बताओ क्या होगा, तो साई कोवलेंट क्या था आपके पास, बताओ। अरे भाई ये 5 क्या है भाई, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, अरे भाई हमारे पास दो हमारे पास क्या है न्यूक्लियर, ये क्या है HA और ये क्या बताओ भाई HB। इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास क्या है 5 ऑर्बिटल 1s, इसका क्या है 5 इजंट इट। तो क्या होगा, अरे भाई इसके पास क्या पहला इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक तो क्या, एक तो बताओ हमारे पास क्या सिनेरियो था कि पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो 5 में, और दूसरा बताओ कहाँ भाई, पहला 5 में और भाई दूसरा 5 1 5 2 प्लस में क्या था, इनके एक्सचेंज हो जाए। बताओ क्या था हमारे पास 5 1 2 5 2 1, ये बताओ हमारे पास क्या था साई कोवलेंट, ये हमारे पास क्या था साई कोवलेंट था ना। और साई आयनिक आपके पास तो क्या था, इनटू क्या था हमारा साई आयनिक, सॉरी प्लस में क्या साई आयनिक है ना, तो साई आयनिक क्या था, वो था दोनों किसके पास हो 5 में, यानी पहला भी 5 में हो, दूसरा भी कहाँ हो 5 में। और सॉरी बोलो भाई, या तो ये था और प्लस में क्या था, पहला भी कहाँ हो 5 में और दूसरा भी कहाँ हो 5 में। तो ये क्या था आपके पास भाई साई कोवलेंट, और ये क्या था साई आयनिक था ना। आपको हो गए भाई, अभी तक तुम ये सारे हमेशा ये बात पढ़ते आ रहे थे कि टोटल वेव फंक्शन शुड ऑलवेज बी एंटीसिमेट्रिक, लेकिन ये हमें क्या नहीं नजर आया था एंटीसिमेट्रिक भाई। ठीक है बात, तो भाई ये भी क्या था एक्चुअल में एंटीसिमेट्रिक ही था, क्योंकि आपने यहाँ पर स्पिन पार्ट नहीं लिखा अभी तक। क्या भैया आपने यहाँ पर क्या लिखा स्पिन, अगर आप स्पिन पार्ट यहाँ पर यूज करते ना तो ये भी क्या था बताओ, अरे बोलो भाई एंटीसिमेट्रिक क्या था। ठीक है, इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि फिलहाल आप एक काम करो, साई आयनिक को कुछ समय के लिए कर दो नेग्लेक्ट। भाई आप ये मान लो कि हम आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं कर रहे, हम आयनिक, क्योंकि आपको पता है ना एनर्जी सफिशिएंटली कम हो गई थी सिर्फ कोवलेंट फंक्शन से, पता होगा ना आपको भाई। अरे बोलो, तो आप क्या मान लो कि हमारे पास फंक्शन बताओ क्या है, आप क्या मान लो कि हमारे पास फंक्शन बताओ क्या है, सिर्फ साई कोवलेंट। आप सिर्फ साई कोवलेंट ले लो, ले लिया आपने साई कोवलेंट भाई, बताओ क्या होता है ये। आप ओवरऑल साई क्या मान रहे हो फिलहाल कुछ समय के लिए, आप ओवरऑल साई कुछ समय के लिए क्या मान रहे हो, सिंपली साई कोवलेंट के बराबर मान रहे हो। अब बताओ साई कोवलेंट क्या होता है 5 1 1 5 2 2 प्लस 5 1 2 5 2 1, ये होता है ना। अब आप ये बताओ कि अगर मैं इसमें क्या इंक्लूड करना चाहूँ, स्पेस पार्ट, क्या सॉरी ये तो स्पेस पार्ट है भाई, अगर मैं स्पिन पार्ट इंक्लूड करना चाहूँ तब बताओ क्या बताओ भाई। अरे बोलो भाई, तब आपने तो क्या करना पड़ेगा, अरे वही बात है भाई अल्फा 1, अरे भाई पहला इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है भाई, पहला इलेक्ट्रॉन बताओ क्या हो सकता है, अब स्पिन भाई पहला क्या हो सकता है, अरे बिल्कुल वैसे ही अल्फा 1 बीटा 2, बोलो भाई माइनस अल्फा 2 बीटा 1, इजंट इट। आसान है मुश्किल भाई। तो आप इस तरीके से मतलब अब बताओ, अब क्या ये मल्टीप्लाई एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है, अब तो बताओ क्या भाई एंटीसिमेट्रिक है पक्का कि नहीं है। तो अब देखो तो क्या अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 नेगेटिव। अरे भैया तो ये बताओ कि मेरे पास क्या आ गया स्पेस पार्ट, ये बताओ मेरे पास क्या है, अरे भाई ये तो मेरे पास क्या आ गया
स्पेस पार्ट, अरे तो मेरे पास क्या भाई स्पिन पार्ट। लेकिन अब की बारी तो किसके लिए ही, अब की बारी बताओ ये मेरे पास किसके लिए भाई, किसके लिए है? अरे भाई हमारे पास है किसी H2 के मॉलिक्यूल के लिए ना कि हीलियम एटम के लिए, इजंट इट? तो आप ये बताओ, अब ये बताओ ये तो क्या है? स्पेस पार्ट तो आपको साफ साफ तो क्या नजर आ रहा है, सिमेट्रिक। लेकिन स्पिन पार्ट तो कैसा है यहाँ पर, एंटी सिमेट्रिक। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई तो कैसे बनेगी हमारे पास, एंटी सिमेट्रिक बनेगी ना। अब अगर मैं ये कहूँ, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अरे जो अल्फा 1 बीटा 2 है ना आपके पास, इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ आपके पास टोटल कितनी टर्म्स बन जानी चाहिए। अगर मैं फिलहाल इतना लिखूं, अरे भाई अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं किससे बताओ, इससे, एक तो से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक टर्म बन जाएगी मेरे पास, फिर इसको भाई इससे मल्टीप्लाई कर दूं एक टर्म और आ गई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एक टर्म और आ गई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई एक और टर्म आ गई। टोटल मेरे पास कितनी बताओ कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 4 टर्म्स आ जाएंगी ना। तो क्या मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन नहीं बन जाए क्या? बोलो भाई, अरे वाह बार तो क्या ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। लेकिन आप इसको फिलहाल कुछ समझ लिया करो, आप इसको इग्नोर करो। तो ये बताओ मेरे पास क्या है, अरे पहली टर्म भाई, सेकंड टर्म ये क्या है, थर्ड टर्म ये क्या है हमारे पास, फोर्थ टर्म। अब इसे आप थोड़ा क्या करो रीअरेंज, जैसे 5 1 है ना ये, अरे अल्फा 1 को पहले लिख लो यहाँ पर, ऐसे लिख लो कैसे, अरे भाई ये जो 5 1 1 5 2 2 अल्फा 1 बीटा 2 ना, इस अल्फा 1 को आप पहले लिख लो, 5 2 को बाद में लिख लो, तो मेरा क्या जाएगा 5 1 1 अल्फा 1 5 2 2 बीटा 2। बात आपको पहले पड़ गई भाई ऐसे। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, अरे भाई मैंने ये क्या था साई कोवेलेंट लिया, साई कोवेलेंट को मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक एंटी सिमेट्रिक स्पिन पार्ट से, समझ गए बात। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास तो क्या आ गया, मेरे पास 4 टर्म्स आ गई ना। अब इन 4 टर्म्स वाले इस साई कोवेलेंट को मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, तो मेरे पास ये नहीं बन जाएगा क्या, 1 2 3 और 4। तो बोलो भाई मेरे पास आ गया ना 4 टर्म्स ये। अब मैं कहता हूँ इस फंक्शन को क्या, इस फंक्शन को आप 2 फंक्शन के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो क्या। ये जो भाई इनकी मल्टीप्लाई सब क्या आएगा, फंक्शन आएगा ना। अरे भाई क्या ये साई, क्या ये H2 का एक्चुअल फंक्शन नहीं क्या, जो किसने दिया था, हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमको भाई ये वाला फंक्शन दिया था ना। अगर मैं उसमें स्पिन पार्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इजंट इट? तो मैं कहता हूँ यही फंक्शन आप हासिल कर सकते हो 2 फंक्शंस की स्लैटेड डिटरमिनेंट के सब्ट्रैक्शन से। कैसे? मैं कहता हूँ जो ये साई है इसको मैं साई 1 माइनस साई 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर साई 1 क्या हो बताओ भाई, जहाँ पर साई 1 तो क्या हो, क्या लिखो ऐसे स्लैटर डिटरमिनेंट, और यहाँ पर क्या लिखो फाई 1 1 2। समझे बात भाई? भाई पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फाई 1 में है, अब तो कहाँ पर है अल्फा 1 अल्फा 2। सिंपल है क्या? अरे बोलो भाई पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो, फाई 1 में अल्फा में, दूसरा कहाँ हो फाई 1 में अल्फा में। अब पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ सकता है बताओ भाई, फाई 2 में। बोलो भाई अब क्या बोलो, फाई 2, दूसरा पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है फाई 2 में, लेकिन कहाँ पर है भाई, कैसा है बताओ, क्या सॉरी हाँ भाई पहला कहाँ पर है फाई 2 में, लेकिन कहाँ पर बताओ भाई बीटा में है, बताओ और क्या है, अब बताओ फाई 2 में दूसरा कहाँ है और कहाँ है बीटा। बात आपको पहले पड़ी। एक तो मेरे पास ये क्या बने स्लैटर डिटरमिनेंट, सिमिलरली मैं भाई साई 2 भी लिख सकता हूँ क्या भाई, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ साई 2 स्लैटर डिटरमिनेंट। अब इसको आप उल्टा कर दो क्या, मतलब अभी बताओ क्या है भाई, पहला कहाँ पर है, अरे भाई पहला कहाँ पर है फाई 1 में अल्फा में ना, अब पहला फाई 1 में क्या हो तो बीटा में हो, तो अब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फाई 1 1 बीटा 1 एंड फाई 1 सॉरी हाँ फाई 1 2 बीटा 2। समझ गए बात? यहां पर तो कौन है, पहला कहां पर है फाई 1 में अल्फा में, दूसरा कहां पर फाई 1 में अल्फा में सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है भाई कि पहला फाई 1 में बीटा हो, दूसरा भी कहां पर फाई 1 में, मतलब इनकी सिर्फ स्पिन ये लिख के ऐसे
और इनके स्पिन बदल दिया और बस, अब बताओ क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, फाई 2 में बताओ क्या है? पहला फाई 2 में क्या है? अल्फा में। दूसरा फाई 2 में बताओ क्या है? बोलो भाई, अल्फा में। Isn't it? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले कॉलम में क्या रखो? फाई 1 और अल्फा अल्फा। अरे भाई यहाँ पर क्या लिखो? फाई 1 यहाँ पर क्या लिखो? तो भाई अल्फा अल्फा और भाई 1 2। फिर क्या लिखो? फाई 2 बीटा बीटा 1 2। समझ गए बात? फिर क्या करो बताओ भाई? बोलो भाई, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन क्या करना है? सॉरी बताओ, बीटा बीटा मतलब ये तो वैसे ही आएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना? अरे भाई इसमें क्या है? फाई 1 इसमें क्या है? फाई 2 समझ गए बात? और इसमें क्या आएगा? 1 2 1 2 फाई 1 1 2। बोलो भाई फाई 2 1 2। बस अंतर क्या करना है बताओ भाई? यहाँ पर अल्फा अल्फा, यहाँ पर क्या? बीटा बीटा। यहाँ पर तो फिर क्या होगा? अल्फा अल्फा। तो अगर मान लिया मैं इस साई 1 को मैं यहाँ पुट करता हूँ और इस साई 2 को मैं यहाँ पुट करता हूँ, अगर साई 1 को क्या करता हूँ भाई? यहाँ पुट करूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई में से ये मल्टीप्लाई माइनस होएगी और फिर उसमें से क्या माइनस होएगा? बोलो भाई, तो पता आपके कौन सा फंक्शन आएगा? ये फंक्शन नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो क्या आप इस फंक्शन को इन दो स्लैटर डिटर्मिनेंट की डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हो क्या? नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? बहुत सिंपल है। जो HL टाइप फंक्शन आया था, HL टाइप वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन आया था आपके पास, वो आपके पास ये आया था ना? और इसके अंदर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं स्पिन पार्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ स्पेस पार्ट से, मेरे पास बनेगी 4 टर्म्स, है ना? लेकिन भाई अगर मान लिया अगर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो भाई इसको मैनेज करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो बोले हम क्या बोले भाई? हमको इसे कैसे लिखना है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई इस फंक्शन को आप दो, अगर मैं एक साई 1 लिखूँ ऐसे, एक साई 2 लिखूँ ऐसे, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को आप क्या करियो? अरे भाई इसको एक्सपेंड करके और इसके एक्सपेंशन को इसमें से क्या करियो? सबट्रैक्ट। आपके पास 4 टर्म्स बचेंगी, वो तो कौन सी होंगी? तो यहाँ से आएंगी। मतलब ये और ये क्या बिल्कुल सेम। आप इसको यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। देखो ये बताओ क्या साई 1? अरे बताओ क्या हमारे पास भाई साई 1 हमारे पास ये आई थी ना कि नहीं आई है? और ये बताओ मेरे पास क्या आई है? साई 2। इनको कहाँ पुट कर दो बताओ भाई? साई 1 साई 2, तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, इसको भाई काम करो, इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास ये आ गया ना भाई? इसको रीअरेंज किया, बताओ मेरे पास क्या आएगी? 1 2 3 4। कितने टर्म्स आगे बताओ भाई? नहीं है क्या? और अब इसके ऊपर क्या लगाओ? वेरिएशन ट्रीटमेंट। अरे भाई इस पर क्या लगाओ? वेरिएशन ट्रीटमेंट। अरे कोफिशिएंट मालूम करने के लिए तो पता है क्या आएगा मेरे पास एग्जैक्टली? क्या ये वही फंक्शन नहीं आया क्या? जो कि HL टाइप फंक्शन था? तो यहाँ से बताओ हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस HL टाइप फंक्शन को, ये जो हमारा कहता है HL टाइप फंक्शन, इसे कैसे लिखा जा सकता है? इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के सबट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इजंट इट? यानी कि भाई हम फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। कैसे? इस टाइप से। इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो आपको भाई क्या बोलते हैं? आपको मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन आपको स्लैटर डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखना है कि नहीं आया? आ गया ना आपको भाई? आसान है मुश्किल ये? ठीक है। तो भाई यहाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने तो क्या इग्नोर कर रखा अभी तक? बताओ कौन सा पार्ट? आयनिक पार्ट भाई। समझ गए बात? लेकिन अगर आप कंप्लीट फंक्शन लिखोगे तब आपने तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? साई कोवलेंट और साई आयनिक। तो जैसे आपने साई कोवलेंट कैसे लिखा बताओ? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। वैसे साई आयनिक में हम कैसे लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। लेकिन भाई उसको फिलहाल लिखने की जरूरत है नहीं भाई, फिलहाल इतना आपको करने की जरूरत है नहीं। तो साई कोवलेंट और साई आयनिक। अब एक बात ध्यान रखियो भाई,
साई आयनिक के, पहले तो ये बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी भाई, आ गया ना आपको समझ में ये? ठीक है, ओके। तो अब आप मुझे बताओ भाई, तो ओवरऑल साई क्या होता है? साई कोवेलेंट साई आयनिक होता है, लेकिन आयनिक फिर दो होते हैं, मैं आपको बताऊं। आमतौर पर हम सिर्फ दो ही कोफिशिएंट लिखते हैं, C1 और C2, लेकिन भाई क्योंकि आयनिक फिर क्या होती है, दो स्ट्रक्चर होती हैं। पहले तो ये तो कौन सा होता है? साई कोवेलेंट तो कौन सा होता है? साई HH। कौन सा होता है? साई HH। लेकिन साई आयनिक दो तरह पॉसिबल, एक तो क्या हो H प्लस, ये नहीं पहला एटम तो क्या हो प्लस, और दूसरा बताओ क्या हो H नेगेटिव। भाई दोनों किसके पास हो? इसके पास। और एक बताओ यानी कौन सा पॉसिबल हमारे पास? अरे बोलो भाई, साई H नेगेटिव H पॉजिटिव। भाई ओवरऑल साई में क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये तो क्या साई कोवेलेंट, दोनों क्या साई आयनिक। और इनको इनके भाई ये, अरे भाई ABC क्या है इनके, मान लिया कोफिशिएंट। समझ गए बात? तो याद रखियो क्योंकि H2 में भी क्या होता है? आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। H2 में भी क्या होता है? आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है भाई। फिर आप कहोगे H2 में अगर आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वेव फंक्शन में, तो फिर वो पोलर क्यों नहीं होता? मैं आपके दिमाग में आएगा कि अगर H2 में क्या है, अगर H2 के वेव फंक्शन में क्या होता है? आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो, और याद रखियो भाई A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारे पास? 1, isn't it? तो आप कहोगे कि अगर A और B और C, A क्या शो कर रहा है? कोवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन A स्क्वायर, और B स्क्वायर C स्क्वायर क्या शो कर रहे हैं बताओ भाई? आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसके वेव, अगर H2 के मॉलिक्यूल में क्या होता है? आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वेव फंक्शन में, तो H2 के मॉलिक्यूल में, अरे क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड क्यों नहीं होता उसका? भाई क्योंकि यहाँ पर B और C क्या आएंगे पता है? बराबर। B और C क्या आएंगे? अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बराबर है, तो होते तो हैं दोनों हमारे पास दो, तो दो क्या होते हैं? आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। लेकिन दोनों कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई? सेम होते हैं। जितना ये करता कंट्रीब्यूट, यानी कि H प्लस H नेगेटिव जितना कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल फंक्शन में, उतना ही कौन कंट्रीब्यूट करता है? H नेगेटिव H पॉजिटिव। तो दोनों क्या हो जाए? काउंटर बैलेंस भाई। इसलिए ओवरऑल के ऊपर क्या नहीं आएगा हमको? और पोलर बॉन्ड नजर नहीं आता। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर नहीं होता। बात आपको पहले पढ़ रही है? HF में HCl में सिंपल तो क्या हो जाता है? सिर्फ B और C क्या होते हैं? यानी एक स्ट्रक्चर क्या करती है ज़्यादा? कंट्रीब्यूट। भाई HCl में क्या होता है? वहाँ ये भी होता है। अगर HCl होता है यहाँ पर, तो H प्लस और Cl नेगेटिव और H नेगेटिव, इस बात की संभावना भी थी। इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? ये H के पास। लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या, इसकी C ऑलमोस्ट क्या होता है? 0। ये ऑलमोस्ट 0 कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए ओवरऑल फंक्शन, इससे हमारे पास क्या था भाई? पोलैरिटी आती है बॉन्ड के अंदर। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही है क्या? ये बात आपको यूज करनी पड़ेगी आगे। आगे ना क्वेश्चन हुई, अरे बोलो। तो ये हो गया हमारे पास ऐसे ओवरऑल वेव फंक्शन। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? HLS ट्रीटमेंट ऑफ F2 मॉलिक्यूल। क्या भाई कोई आपको ये बोल दे कि F2 का वेव फंक्शन लिख के दिखाओ, क्या? कोई आपको ये बोले भाई क्या लिखूं F2 का वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन, हाउ शुड वी प्रोसीड? बताओ F2 का वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन हम कैसे लिखेंगे? और मैं भाई सिंपल कर देता हूं, सिर्फ कोवेलेंट पार्ट लिख दो। क्या? F2 का वेव फंक्शन आप क्या लिखो भाई? कोवेलेंट पार्ट। बताओ कैसे लिखोगे? क्या हम कहेंगे भाई कि यहां पर हमने ओवरऑल फंक्शन लिखना ना, isn't it? भाई ओवरऑल फंक्शन। तो आप ये बताओ भाई, पहले बताओ यहां पर भाई ओवरलैप किसका होएगा? बताओ। जब दो F अप्रोच करेंगे भाई, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन में अपने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं, और वो भी कौन से? जो हाफ फील्ड हो। हाफ फील्ड का ओवरलैप, फुल्ली फील्ड एम्प्टी का फुल्ली फील्ड हो। बाकी तो हम इग्नोर कर सकते हो सिंपली। तो इसका ओवरऑल वेव फंक्शन आप कैसे लिख सकते हो बताओ भाई? तो यहां पर आप क्या मान लो कि कौन इसके 2pz, कौन इसके भाई? भाई आप F का कॉन्फिगरेशन लिखो तो क्या होगा? F का कॉन्फिगरेशन, फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो ऐसे हमारे पास बताओ क्या होंगे? 2 फ्लोरीन होंगे ना? अरे बोलो भाई,
तो हम सिर्फ क्या कंसिडर कर लेते हैं उनके, 2pz कंसिडर कर लेते हैं भाई, isn't it? इनके सिर्फ भाई 2pz के ओवरलैप के लिए आपने क्या बनाना है, ओवरऑल वेव फंक्शन। इससे हमारा भाई काम आसान होगा क्या। तो बताओ फिलहाल मैं 2pz को क्या मान लेता हूँ, φ1, और अरे भाई इसका 2pz मैंने क्या मान लिया, φ1, और दूसरे का 2pz मैंने क्या मान लिया, φ2। तो दोनों से कहेंगे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल फंक्शन बताओ कैसे लिखेंगे यहाँ पर, आपने बिल्कुल वही तरीका आजमाना है जो आप पहले लिखते हो। बताओ ओवरऑल फंक्शन कैसे लिखोगे, इसको आप H2 की तरह ट्रीट करो। कैसे भाई, जो वहाँ पर आपने φ1 φ2 क्या रिप्लेस कर दी थी, 1s HA एंड 1s HB, 1s HA 1s HB। यहाँ आप क्या मान लो भाई, यहाँ पर 1s HA क्या कौन है, बोलो भाई, FZ1 पहले फ्लोरीन में क्या बोल दिया, FZ1 सॉरी PZ1 पहले फ्लोरीन का एंड PZ2 दूसरे फ्लोरीन का। वो तो ओवरऑल फंक्शन कैसे लिखते हैं, ओवरऑल फंक्शन को आप दो स्लैटर डिटरमिनेंट का लिखोगे, डिफरेंस वो तो क्या कैसे लिखते हैं, φ1 1 और क्या φ1, अरे भाई φ1 1 ऐसे φ1 लिखा, फिर क्या है α1 α2, समझ गए बात। फिर पहले φ1 फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, φ2 लिखा, फिर क्या 1 2 लिखा, फिर क्या होता है β1 β2, ये हो गया ना हमारे पास भाई। और इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करो बताओ भाई, बताओ क्या आएगा, φ1 1, अरे भाई φ1 1 नहीं, अरे φ1 1 φ1 2 और क्या होगा पास β1 β2, और यहाँ बताओ क्या आ गया φ2, अरे भाई यहाँ पर तो ये रहेगा φ1 पहले कॉलम φ1 दूसरे φ2 φ1 φ2 सिर्फ अंतर बताओ क्या रखना है, 1 2 यहाँ पर क्या रखना है, ये α1 α2। तो ये भैया आपका हो गए। तो ऐसे में इसके लिए बताओ क्या लिख सकता हूँ, वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन किसके लिए बताओ, F2 के लिए। देखो इससे पहले वाले केस में अगर मैंने यहाँ पर तो क्या अगर मैंने φ1 को किससे प्लेस कर दिया, 1s HA से, 1s HA बोलो भाई 1s HB 1s HB 1s HA 1s HA 1s HB 1s HB, तो मेरे पास किसका फंक्शन बन जाया करता, बोलो भाई H2 मॉलिक्यूल का। अब मैंने बताओ यहाँ पर सिंपली क्या करना है बताओ भाई, मैंने इस φ1 को तो मैं कैसे प्लेस करना है, 2pz1 से, 1 का मतलब क्या पहले फ्लोरीन का, नहीं बेटा आपको भाई 2pz1 क्या है भाई, पहले फ्लोरीन का pz 2pz, और ये क्या है दूसरे फ्लोरीन का 2pz। तो यहाँ तो क्या लिखो, तो F2 का वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ क्या लिखो 2pz1 नहीं, अरे 2pz1 मतलब पहला भी 2pz1 में, पहला इलेक्ट्रॉन पहले फ्लोरीन के 2pz में, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले फ्लोरीन के 2pz में। अरे भाई φ1 को रिप्लेस कर दो 2pz1 से, इसको φ2 को 2pz2 से, 2pz1 2pz1 2pz2 2pz2 2pz1 2pz1 2pz2 2pz2, सिंपल नहीं हो, तो आपको पहले पड़ी गया। तो किसका फंक्शन बन गया मेरे पास, ये बताओ, अरे बोलो भाई, मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा, ये तो क्या मेरे पास pz1 φ1 को किस रिप्लेस कर दो, तो जैसे आपने स्लैटर डिटरमिनेंट लिखी थी बताओ किसकी है, H2 की, वैसे लिखो भाई, वैसे ही डिटरमिनेंटल फॉर्म में क्या लिख दो पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा पहले φ1 φ2, समझे बात। फिर मैंने φ1 को किस रिप्लेस कर दिया बताओ 2pz1 से, और φ2 को 2pz2 से, 2pz1 2pz1 2pz2 2pz2 2pz1 2pz1 2pz2 2pz2 भाई, आसान तो है। और क्या कर ले इसको मैंने नॉर्मलाइज, अगर मैं से आप ये कर रहे हो क्या, अगर आप इनको माइनस नहीं करोगे तो वो फॉर्म नहीं आएगी जो आती है, बात आपको पहले पड़ी भाई। वो तो मैट्रिक्स
तो भी तो फॉर्म देती हैं। HCl फंक्शन मैंने कब बनाया, जब मैंने ऐसे दो क्या लिख के डिटरमिनेंट दोनों क्या किया आपस में सबट्रैक्ट, तब मेरे पास वही फंक्शन आता है HCl टाइप फंक्शन। आपने HLS फंक्शन को आपने HLS वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन को HL वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन मैच तो कराना पड़ेगा। अगर H2 के लिए HL फंक्शन कुछ और है, अरे वही क्वेश्चन वाला पूरा कंप्लीट, और HLS फंक्शन कुछ और है तो फायदा क्या है फिर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ओके अब बताओ भाई, आसान है मुश्किल ये तो बताओ मेरे पास क्या गई। अच्छा एक बात और भाई, अब इसको आप नहीं है और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो भाई। क्या भाई मैं आपको बताऊँ, इसको आप और भी क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। सिर्फ जो कैरेक्टर होते हैं ना उनको लिख के, इस फंक्शन को लिखने के बाद तुम क्या बोलेंगे, F2 का वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं। आप सिंपली क्या लिख लो, ओवरऑल फाई F2 आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो अच्छा एक तरीका बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा जो जहाँ बीटा हो ना क्या हो भाई, इसको लिखने के 3 तरीके हैं, बल्कि 4 तरीके हैं। एक तो क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। अरे यहाँ पर क्या लिख के 2pz1 2pz1 2pz2 2pz2 2pz1 2pz1 2pz2 2pz2, एक तो मल्टीप्लाई करके पूरा इसको भाई लेंथी बना दो। एक तो वो फॉर्म ये होगी, एक फॉर्म ये होगी, एक फॉर्म इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि जहाँ बीटा हो ना उसको बार लगा दो। यानी ये तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, phi11 phi22 कुछ नहीं ऊपर लिखो क्या भाई, phi11 phi22 और यहाँ क्या लिखो, ओ सॉरी phi11 और phi21 बार phi22 बार माइनस बताओ क्या आ गया, phi11 phi12 बार, नहीं समझे बात वही, phi21 phi22 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही है क्या। तो इनको मल्टीप्लाई तो F2 के वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन को लिखने के कई तरीके होते हैं भाई, समझ गए बात। एक तो तरीका मेरे पास ये हो गया, isn't it? और बताओ क्या हो गया, और एक आप इसको सिंपली बताओ कैसे लिखते हो, बताओ भाई। अरे भाई सिंपली क्या करो बताओ, अरे भाई जहाँ पर अल्फा हो उसको ऐसे छोड़ दो, बीटा वाले ऊपर बाहर लगा दो, बात तो वही है। अंजलि नहीं है बेटा आपको। और एक क्या होता है कैरेक्टर फॉर्म में लिखना, क्या फंक्शन को कैरेक्टर फॉर्म में लिखना, वो कैसे लिखते हैं कि सिर्फ इसको इनको लिख दो, किनको phi11 phi22 ऐसे लिख दो, phi11 phi22 बस। अरे ये लिख दिए, ये छोड़ दिए, और यहां बताओ फिर क्या है, phi11 अरे सॉरी बार तो किसके ऊपर था, नहीं phi11 phi22 बार था ना, और माइनस बताओ क्या हो गया, phi11 बार phi11 बार phi22 ऐसे ही, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये भी क्या है, तो और भी क्या होगी, मोर मैनेजेबल फॉर्म है मेरे पास भाई। तो ये बताओ फॉर्म क्या और भी ज्यादा मैनेजेबल है, आसान है मुश्किल है। तो F2 का वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिखना भाई किस तरीके से पॉसिबल है, बताओ कैसे। लेकिन ध्यान रखिए भाई, यहाँ पर F2 के लिए यहाँ पर आपने phi1 किससे रिप्लेस करना है, 2pz1 से, और phi2 2pz2 से रिप्लेस कर दो भाई। तो बताओ आपको कैसा फंक्शन नजर आएगा ये, क्या आपको ये ऐसा फंक्शन नजर नहीं आया क्या, बोलो भाई आसान है मुश्किल ये, अरे बोलो। और देखो ये भी बताओ क्या हमारे पास नहीं है ना आपको ये, अरे भाई एक फॉर्म ये भी तो होगी हमारे पास, pz1 1 pz2 2 isn't it। यानी अब आप सिंपली इसको किससे रिप्लेस कर दो बताओ भैया, अरे यहाँ पर pz1 2pz1 2pz2 बार 2pz1 2pz2, नहीं समझे बात भाई, आसान है मुश्किल है। ओके तो इस तरीके में मेरे ख्याल से आपको भाई, आपको F2 के लिए वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन आपको लिखना आ गया ना, कि नहीं आया है, आ गया। अब बताओ भाई HL स्टेटमेंट ऑफ, लेकिन आप देखोगे अभी तक
लेकिन भाई आपको हो गया, अभी तक मैंने सिर्फ इसमें भाई इलेक्ट्रॉन तो कई थे F2 में, लेकिन ट्रीट हो गया बिल्कुल कैसे ये, इसमें इलेक्ट्रॉन तो कई थे भाई, लेकिन ट्रीट हो गया H2 के मॉलिक्यूल की तरह ही, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या थे, सिर्फ हाफ फील्ड तो यहाँ पर दो ही थे भाई, H2 में कैसे दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे जो टैकल करने थे, यहाँ भी कितने ऑर्बिटल भाई, दो ही तो हाफ फील्ड थे, तो तुमको दिक्कत पेश नहीं आई, इजंट इट। और भाई सिमिलरली आप फिर इनको इसको फिर आप वैसे बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, साई कोवेलेंट भी और साई आयनिक भी, और साई आयनिक में बताओ क्या होगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस, यहाँ दोनों क्या है फ्लोरीन है ना, तो एफ प्लस एफ माइनस, अरे भाई एफ प्लस एफ माइनस एफ प्लस, क्योंकि ए और बी दोनों फ्लोरीन यहाँ पर, लेकिन और भाई यहाँ तो दोनों ही आयनिक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रिब्यूशन तो क्या होगा यहाँ पर बराबर, ठीक है। और ये बताओ जो आपने फंक्शन, जो आपने वैलेंस बॉन्ड में फंक्शन लिखा है ना, अरे जो आपने यहाँ पर ये वैलेंस बॉन्ड में फंक्शन लिखा था लास्ट में, वो किस तरह के कॉम्बिनेशन को शो करता है, इसका भाई मैंने ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है ना, 2pz1 ये क्या 2pz2, इस तरह के ओवरलैप को आप भाई उस तरह के फंक्शन से आप इसको शो कर सकते हैं, इजंट इट, अरे बोलो अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, HLS ट्रीटमेंट ऑफ N2 मॉलिक्यूल, अब आपको हो गया, अब होएगा पंगा भाई असली, है ना। अरे भाई अब आपने किसको वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट आपने किसा करना है, N2 मॉलिक्यूल का, तो कोई आपको ये बोल दे कि N2 मॉलिक्यूल के लिए वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिख के दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड बनते हैं, वो दिक्कत ये है भाई, H2 में F2 में खास बात क्या थी, वो तो ऑलमोस्ट सेम से ही थे, बस अंतर क्या था, H2 में आपने 1s यूज करने थे और F2 में अपने भाई 2pz यूज करने थे, और तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई आपको हो गया N2 में ऐसा नहीं है, इजंट इट। N2 बताओ क्या है, अगर आपने N2 का वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिखना है कि N2 के मॉलिक्यूल को बॉन्डिंग कैसे इसको रिप्रेजेंट, इसकी बॉन्डिंग को भी कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आप एक बार N2 क्या लिखो, बताओ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बताओ पहले नाइट्रोजन का बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p x1 2py1 एंड 2pz1, ये हो गया मेरे पास भाई। और सिमिलरली दूसरे में क्या होगा बताओ, ये n1 इसमें, अरे भाई ये मैं कहता हूँ पहला n दूसरा n, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 हो गया। अब हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस तो ये भी है, लेकिन फुल्ली फील्ड है, तो ओवरऑल वेव फंक्शन में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो पार्ट होएगा ना डिटर्मिनेंट के अंदर वैसे भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होकर 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। बताओ आपको पहले पढ़ी, बताओ हमारे पास कौन से बचे, 2px का ओवरलैप होगा 2px से, 2py का और 2pz का 2pz से, समझ गए बात। तो ये वास्तव में यहाँ पर 3 ओवरलैप होने हैं, तो आपने यहाँ पर वास्तव में आपको तो 3 फंक्शन लिखने पड़ेंगे आपने, क्या, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए और 2 फंक्शन आप लिखने पड़ेंगे पाई बॉन्डिंग के लिए, समझे बात। तो यहाँ पर जो ओवरऑल फंक्शन होगा ना इसका, यहाँ पर जो क्या होगा इसका ओवरऑल फंक्शन होएगा, वो 3 फंक्शंस की मल्टीप्लाई होएगा, क्या होगा 3 फंक्शंस की मल्टीप्लाई, एक तो क्या साई सिग्मा और एक क्या साई पाई 1 और एक साई पाई 2। अगर मैं साई सिग्मा लिख पाऊँ और साई पाई 1 लिख पाऊँ और साई पाई 2 लिख पाऊँ और इन तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास भाई n ट्रिपल बॉन्डेड n वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेरे पास क्या जाएगा, उसका ओवरऑल वेव फंक्शन, है ना। अरे बोलो भाई, तो आपको हो गए कि भाई साई इस बार हम निकल रहे हैं n2, तो आप ये बताओ भाई H2 के लिए, तो H2 के लिए वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन की, अरे भाई 2 ऑर्बिटल के ओवरलैप के लिए जनरली क्या होती है, 2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल जिनमें क्या एक इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए बताओ स्लैटर डिटरमिनेंट कैसे बनती है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के लिए, ऐसे बनते हैं ना भाई 5 1 1 5 1 1 5 1 1। तो सिंपल सा है, पहले कॉलम में क्या भर दिया 5 1,
दूसरे में फाई 2। समझ गए बात? फिर क्या करते हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा 1 2, दोनों बॉक्सेस में 1 2 1 2। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अगले में तो फिर माइनस करके बताओ क्या करते फिर यहाँ पर भाई, बताओ। अरे भाई फाई 1 फाई 1 फाई 2, लेकिन भाई जो अल्फा थे ना यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बीटा बीटा अल्फा अल्फा। ठीक है बात? तो ये क्या होता है, ये H2 के लिए क्या होता है, ये H2 की ये भाई किसी किसी किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स जिनमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन्स, उनके ओवरलैप से बनने वाला वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन है, कोवेलेंट पार्ट कि नहीं है? बताओ भाई। तो यहां पर आप सिंपली भाई तो बताओ भाई सिग्मा बॉन्डिंग किसके लोग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग किसके लोग होगी बताओ भाई। अगर मैं Z क्या मान लेता हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जब दो नाइट्रोजन अप्रोच करते हैं तो ये बताओ क्या पहले का PZ, ये क्या दूसरे का PZ, इसे मैं क्या बोलता हूं बताओ भाई, इसे बोलता हूं मैं PZ1, ये क्या PZ, इसे मैं क्या बोलता हूं PZ2। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, PZ1 एंड PZ2। तो इससे बताओ क्या होगी मेरे पास, सिग्मा बॉन्डिंग होनी ना। तो क्या करो यहाँ पर PZ1 PZ1 सॉरी PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2। तो मेरे पास क्या आ गया बताओ, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए क्या आ गया मेरे पास, लिखो रहने दो भाई। भाई सिंपली किससे रिप्लेस करना आपने इसको, PZ1 भाई। अरे भाई इसको लिख दो यहाँ, अरे भाई इसको तो लिख दो जहाँ भी आपको 5 1 नजर आ रहा है वहाँ PZ1 लिख दो भाई, क्योंकि PZ1 से क्या होगा सिग्मा ओवरलैप। पहले तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, सिग्मा फंक्शन पाई फंक्शन 1 और पाई फंक्शन 2 की मल्टीप्लाई आएगी मेरे पास भाई। तो आप पहले साई सिग्मा निकालो, सिग्मा बॉन्डिंग का फंक्शन निकालो, बताओ क्या आएगा भाई। तो सिंपल सी बात होती है, दो ऑर्बिटल जिनमें क्या एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंटल फॉर्म ऐसे लिखते होंगे ना। फाई 1 क्या है, फाई 1 तो क्या है PZ1, फाई 2 क्या है PZ2। तो PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2। सॉल्व कर लिया भाई इसको, समझ गया बात। तो मेरे पास क्या ये नहीं आ जाए क्या, तो क्या मेरे पास N2 के लिए भाई ये वाला नहीं आ जाए क्या, बताओ बताओ भाई। क्या साई सिग्मा ये नहीं बनेगा, लिखोगे नहीं तू भाई, क्या साई सिग्मा ये आ जाएगा ना भाई। तो फाई 1 मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया, PZ1 से फाई 2 PZ2 PZ2 से, बस सिंपल कुछ नहीं करना मैंने, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब आप बताओ। अब और देखो इसको भैया आप ऐसे लिख सकते हो, अरे डायगोनल फॉर्म में, आप इसको डायगोनल फॉर्म में लिख सकते हो। और जो मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि सिर्फ क्या यूज करो डायगोनल एलिमेंट, तो ये आ गया डायगोनल फॉर्म में और बार वाली फॉर्म में भाई। और डायगोनल वाले को फिर आप कैसे लिख सकते हो, बार की फॉर्म में। अरे ये रहा कोई मतलब कई तरीके होते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ अब आप लिखना है साई, इसको बोलते हो पाई 1 को बोलते हो पाई एक्स, कि पी एक्स के ओवरलैप से बनने वाला वेव फंक्शन। और पाई 2 क्या बोलो भाई पाई वाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अब बताओ क्या करोगे आप। अरे बोलो भाई, अब यहां पर आप क्या बोल दो, अब ये बताओ क्या हमारे पास पी एक्स, ये बताओ क्या है पी एक्स। अब इनका साइड वाइज ओवरलैप होगा है ना। तो इससे बताओ क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, साई पाई एक्स है ना, यानी कि पहला पाई फंक्शन, इजंट इट। वो बताओ कैसे बनाओगे फिर। तो यहां पर अब की बार यहां पर किससे रिप्लेस कर दो इसको, अब की बार यहां पर किससे रिप्लेस कर दो इसको, px1 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 सॉरी px2 px2 px1 px1 px2 px2। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। ये बताओ फिर कौन सा फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, साई पी एक्स साई पाई एक्स आ जाएगा, नहीं आया क्या बताओ भाई। ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, साई पाई एक्स। ध्यान से देखो भाई, मैंने इस डिटर्मिनेंट मेरे भाई मैंने क्या कर दिया, फाई 1 फाई 2 फाई 2 फाई 1 फाई 1 फाई 2 फाई 2, मैंने फाई 1 किससे हटा दिया px1 से, और ये फाई 2 px2 से, सिंपल। तो मेरे पास क्या एक और फंक्शन नहीं आया क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना। और आप बताओ भाई, और ये बताओ फिर क्या हमारे पास पी वाई। आप ही नहीं बताओ क्या होगा मेरे पास,
साइड्स ओवरलैप। अब यहाँ पर अब ये बताओ कैसे लिखोगे? अरे भाई py1 py2 सॉरी py1 py1 py2 py2 py1 py1 py2 py2, इसको आप सोल्व कर लो भाई। तो मेरे पास बताओ कितनी, मेरे पास कितनी डिटरमिनेंट्स का सेट आ गया? 6। 2 तो किस में आ गई? साई सिग्मा में। 2 डिटरमिनेंट का डिफरेंस कहाँ है? साई सिग्मा में। 2 का कहाँ है? और 2 का कहाँ होगा? साई पाई वाई में। यानी कि मैंने क्या किया भाई, मैंने सिग्मा बॉन्डिंग का अलग फंक्शन लिखा, पहली पाई बॉन्डिंग का अलग फंक्शन लिखा, दूसरी पाई बॉन्डिंग का अलग फंक्शन लिखा। अब ओवरऑल फंक्शन बताओ कैसे लिखना होता है? बोलो भाई, ध्यान से देखो भी, ओवरऑल फंक्शन तो कैसे लिखना होता है? अरे बोलो भाई, ये बताओ क्या है? साई सिग्मा, साई पाई और साई एक्स। अरे भाई मैंने आपको हो गए ये, हमने तो भाई थोड़ा और सिंपल सा नजर आ रहा है हमको। अरे भाई मैंने क्या किया, इनको फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इनको लिख दिया है। कैसे? अरे भाई ये नहीं बात आपको पहले पड़ी, मैंने भाई सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिए। कौन से लिए मैंने? आप ही हो तो आपको सीआर रखा नहीं है, ये साई सिग्मा रखा है। इसमें आप क्या लिखो इसको? pz1 pz2 बार। अगर मैं सिर्फ क्या लिखूं इसके, अगर मैं सिर्फ क्या लिखूं इसके भाई, डायगोनल एलिमेंट लिखूं तो क्या होगा मेरे पास? pz1 सिंपल एंड pz2 क्यों बीटा ना, तो बार। pz1 pz2 बार आएगा ना, नहीं आएगा क्या? ध्यान से देखियो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? pz1 pz2 बार। नहीं बात आपको पहले पड़ी? फिर माइनस में क्या आएगा बताओ? pz1 बार pz2 सिंपल। ये क्या बताइए भाई? pz1 बार pz2 सिंपल। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो ये तो मेरे पास बताओ क्या है मेरे पास? आप इनको फुल फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ रे इनको फुल फॉर्म में जो नहीं है, जो भाई बड़ी बड़ी ज्योमेट्रिक ये हैं डिटरमिनेंट्स, लेकिन उससे भाई फंक्शन क्या हो जाएगा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो मैंने क्या किया भाई, मैंने साई सिग्मा साई पाई एक्स और साई पाई वाई तीनों निकाल लिए, तीनों मल्टीप्लाई कर दी, मेरे पास क्या गया? ओवरऑल वेव फंक्शन। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो जो आप N2 मॉलिक्यूल पढ़ते हो ना, N2 मॉलिक्यूल भाई, तो ये बताओ कि N2 का ओवरऑल वेव फंक्शन बताओ। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कौन सा पार्ट है? ये साई सिग्मा। N2 यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा पार्ट है? साई पाई एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा पार्ट है? साई पाई वाई। आसान है मुश्किल भाई? तो मेरे ख्याल से आपको भाई N2 का वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिखना आ गया। मतलब अगर आपको ये डिटरमिनेंट याद है तो करना ही क्या है भाई, जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। नहीं बात आपको पहले पड़ी? आपके पास तो सिंपली बताओ क्या आ जाएगा भाई, उस ओवरलैप के लिए फंक्शन आ जाएगा। जितने ओवरलैप हो रखे हो उन सब के वेव फंक्शन लिए और उन्हें क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास क्या गया? ओवरऑल वेव फंक्शन। तो मैं N2 के सिग्मा बॉन्डिंग के वेव फंक्शन को N2 के एक्स के लॉन्ग पाई बॉन्डिंग के वेव फंक्शन को और N2 के वाई के लॉन्ग पाई बॉन्डिंग के वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास क्या? ओवरऑल वेव फंक्शन। तो ये होता है N2 का ओवरऑल वेव फंक्शन। आसान है मुश्किल भैया? नहीं है ना आपको ये? और भाई ये इसका क्या है भाई? अरे ये इस फंक्शन का ये जो फंक्शन था ना, ये अरे बोलो भाई ये क्या है? इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नजर आ गया हो आपको? अरे भाई 2 डिटरमिनेंट का सब्ट्रैक्शन तो क्या था? ये शो कर रहा था। 2 डिटरमिनेंट का सब्ट्रैक्शन ये शो कर रहा है और 2 का सब्ट्रैक्शन भाई इनका ओवरलैप शो कर रहा है, इजंट इट? और भाई यहाँ भी वही बात है कि मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या होगा इसमें, जब साई आई नहीं कंसिडर करेंगे तो भाई n प्लस n माइनस और n माइनस n प्लस दोनों होंगी भाई, लेकिन दोनों इक्वली क्या करेंगे कॉन्ट्रीब्यूट। बी और सी क्या होंगे यहाँ पर? इक्वल होंगे। आसान की मुश्किल है? इसीलिए N2 का मॉलिक्यूल क्या नहीं होता? पोलर नहीं होता। नहीं है ना आपको ये? मैं कुछ बात आपको पहले पड़ी क्या? ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है भाई, अब बताओ हमें क्या लिखना है? अब बताओ हमें क्या लिखना है? बताओ भाई। अब अभी तक हमने बताओ वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट हमने कैसा किया है। अच्छा इसको मैं यहाँ पर लिख रहने दूँ ना, क्योंकि ऐसे भाई आपको पता है
H2 की जो क्या होती है भाई, ये स्लैटर डिटरमिनेंट सबके लिए इस्तेमाल होती है, इजंट इट। तुम इसको भैया हम यहाँ पर से हम इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना, बिकिन का ओवरलैप हो रहा है। ओके, तो अब बताओ आपने क्या पढ़ना है, अभी तक आपने कौन से मॉलिक्यूल्स टैकल किए हैं अपनी, बताओ कौन से होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपने टैकल किए इससे। भाई यहाँ पर कोई एमोज नहीं बनते, यहाँ पर एक सिंगल वेव फंक्शन बनता जो मैंने आपको दिखाया अभी, isn't it? अब आपने बताओ किसके लिए वेव फंक्शन लिखना है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को आप कैसे टैकल करते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है बात। कोई आपसे पूछ ले, कोई आपको ये बोल दे कि भाई वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिख के दिखाओ LIF का, HF का, किसका भाई HF का, वो तो पहला, अरे भाई पहला है ही क्या हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ हिटलर लंदन स्लेटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स HF एंड LIH। भाई दो एग्जांपल है मैंने यहाँ पर, पहला क्या हमारा HF, ठीक है। तो कोई आपको ये बोल दे कि HF के लिए क्या लिखो, वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिख के दिखाओ भाई, हाउ शुड वी प्रोसीड। भाई HF के लिए अपनी वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिखना है, कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा सागर का बेटा, पहले क्या, हाँ पहले लिखो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का, ठीक है। पहले लिखो भाई H का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है ना, वो तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं H, ठीक है। वो तो क्या होगा इसका 1s1, फिर लिखो फ्लोरीन का, वो तो क्या होगा 1s2 2px1 और 2px2 2py2 एंड 2pz1, ये हो गया ना हमारे पास, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन कैसे लिखोगे, तो किन किन ऑर्बिटल का यहाँ पर ओवरलैप होएगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाफ फील्ड का हाफ फील्ड से, फुल्ली फील्ड का एम्प्टी से एम्प्टी का फुल्ली फील्ड से। तो यहाँ पर आपको भाई इसका ओवरलैप से करवा दे, इससे किससे 2pz से, वेरी गुड। तो 1s1 का 2pz1 से ओवरलैप होएगा ना। तो भाई और आपको पता है कि स्लैटर डिटरमिनेंट की फॉर्म में दो ऑर्बिटल φ1 φ2 जिनमें एक एक क्या है, दो एटम हैं, उनके ऑर्बिटल के हैं क्या भाई बताओ, उनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या हो, अरे दो आर्बिट्रेरी एटम्स जिनके ऑर्बिटल कौन से हाफ फील्ड वाले φ1 φ2। तो उसके लिए वेव फंक्शन से लिखते हैं ना, स्लैटर डिटरमिनेंट की फॉर्म में फंक्शन से लिखते हैं भाई। तो यहाँ पर आपने किसको रिप्लेस करना होता है भाई, तो φ1 तो क्या होगा आपका, φ1 तो क्या है 1s, φ1 तो कौन सा 1s, और φ2 कौन सा है 2pz, है ना, बोलो भाई। और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पर हमको 1 2 बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमको पता है 1s है किसका, h का, बोलो भाई। फिर भी बताओ φ1 को किस रिप्लेस कर दो यहाँ पर, अरे भाई φ1 को आप किस रिप्लेस कर दो यहाँ पर, बताओ 1s से, 1s 1 अल्फा 1, और भाई φ2 क्या हो जाएगा, φ1 क्या 1s 2 अल्फा 2, isn't it? फिर तो क्या जाएगा मेरे पास 2pz1 बीटा 1 2pz2 बीटा 2, नहीं बात आपको पहले पड़ी। सिमिलरली भाई अब बताओ क्या करो, यहाँ भी क्या यहाँ कर दो 1s 2pz लिख दो सिंपली भाई, मेरे पास किसका फंक्शन आ गया, नॉर्मलाइज कर लियो वेरिएशनल मेथड से। अरे भाई क्या क्या मालूम कर लेते हैं, इनके कोफिशिएंट मालूम कर लेंगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी, नहीं है ना प्रश्नों में, इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे और वेरिएशन मेथड से भाई हम साइकोवेलेंट और साइनिक का हम कॉन्ट्रीब्यूशन चेक कर लेंगे। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, तो क्या जाएगा मेरे पास ये भाई, यहाँ पर φ1 कैसे प्लेस कर दो 1s1 से, और φ1 किससे रिप्लेस कर दो 1s1 से, और φ2 किससे रिप्लेस कर दो 2pz, अरे 2pz से, φ1 तो 1s से और φ2 2pz से। तो मेरे पास भाई क्या ये वाला फंक्शन नहीं आ जाएगा क्या, ध्यान से देखो इसको भाई, क्या मेरे पास भाई ये वाला फंक्शन नहीं आएगा भाई, अरे यहाँ पर मेंशन भी कर दिया तो भाई 1sh सॉरी 1sh LH ही तो है 1s, हालांकि यहाँ पर भाई h और f लिखने की जरूरत है, तो फिर भी बता दिया भाई कि कौन किसका है फंक्शन,
कि 1s किसका भाई, h का है। वो तो क्या हो गया, फाई 1 किसे हटा दिया, 1sh और फाई 2 pzf। भाई टू भी लिखा मैंने यहाँ पर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। रवि ये किसका फंक्शन आ गया मेरे पास, HF मॉलिक्यूल है मेरे पास, क्या है ये, वेव फंक्शन। ओके अच्छा, इसको अगर मुझे भाई सिंपल फॉर्म में दिखाना हो तो क्या करूंगा, सिर्फ क्या यूज कर लो, ये अरे डायगोनल वाला एलिमेंट यूज कर लो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। वो तो क्या हो जाएगा उस फॉर्म में, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डायगोनल वाली फॉर्म में क्या मेरे पास ही रह जाएगा क्या, दिस और दिस। अरे भाई ये और ये आ गया ना। अरे भाई ये डायगोनल वाले एलिमेंट सिंपली इनको लिख दो आप मल्टीप्लाई करके, लिख दिया ना। अरे बोलो भाई, और माइनस ये बताओ क्या आएगा मेरे पास, दिस इनटू दिस। अरे भैया नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा, अरे मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई। और फिर भाई इसको और भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो, अल्फा और बीटा क्या करो, बीटा क्या बना दो बार, तो देखो कितना सिंपल फॉर्म में आ गया हमारे पास फंक्शन, है ना। ये तो किसका फंक्शन आ गया मेरे पास, अरे भाई ये इसी का फंक्शन, नहीं है ना आपको समझ में ठीक है। अच्छा लेकिन HF में बताओ दिक्कत क्या होगी भाई, HF में बताओ भाई, और जब बताओ क्या कंसिडर करेंगे, साई आयनिक, तो बताओ क्या हो जाएगा, साई कोवेलेंट और साई आयनिक। अब बताओ आयनिक में बताओ क्या होंगे, फिर दो पार्ट होंगे, A प्लस और B माइनस, F प्लस, अरे नहीं HF था ना भाई, तो सॉरी टाइप मिस्टेक है ये, क्योंकि अरे भाई क्योंकि वो एक बार बार ये सब्सक्रिप्ट बिना लगानी पड़े, मैंने वहाँ से इसको कॉपी करके लिखा हुआ है, भाई यहाँ पेस्ट कर लिया था मैंने अपने आप, नहीं बात आपको पहले पड़ी। मैं यहाँ पर क्या बताओ, अरे भाई HF में बताओ क्या होगा, HF में फंक्शन कैसे लिखो बताओ, साई क्या होगा, साई कोवेलेंट इजंट इट, प्लस में क्या आएगा, ये तो A हो गया, B बताओ क्या हो जाएगा, साई आयनिक है ना, क्या होगा ये H प्लस F माइनस और इंटू C H माइनस F प्लस। लेकिन भाई क्योंकि जब आप वेरिएशन मेथड से ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप चेक करोगे नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो आएगा, यानी कि वास्तव में होता है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, H माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रखा हो, ये फ्लोरीन वाला किसके ऊपर रखा हो, हाइड्रोजन के ऊपर। लेकिन इसका भाई ये अनस्टेबल क्या होगा, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी, इसे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बहुत कम होएगा। तो मेनली बताओ किसका रह जाएगा हमारे पास, इसका, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी साई कोवेलेंट और कौन सा, साई H प्लस और F माइनस, समझे बात। तो यहां पर मैं वेव फंक्शन को बताओ सिंपली बताओ क्या बोल सकता हूं यहां पर सिंपली, अरे वेव फंक्शन को यहां पर मैं सिंपली तो क्या बोल सकता हूं, A साई कोवेलेंट प्लस B साई आयनिक पार्ट, सिर्फ मेरे पास ये हो गया ना, ठीक है। अब इनको A B की बजाय आप इनको A B की बजाय आप इन्हें और क्या बोल सकते हो बताओ भाई, C1 C2 बोल सकते हो क्या, आप इन्हें ये बोल सकते हो कि साई बताओ क्या आ गया, C1 साई कोवेलेंट प्लस C2 साई आयनिक। आयनिक कौन सा, ये H प्लस F माइनस, ये कौन सा है HF के लिए, तो ये किसके लिए हो गया मेरे पास, HF के लिए, और ये किसके लिए हो गया मेरे पास, H प्लस, अरे बोलो भाई H प्लस F माइनस के लिए, समझ गए बात, अरे बोलो भाई। तो ये तो किसका कोफिशिएंट है, कोवेलेंट वेव फंक्शन है किसका भाई, आयनिक वेव फंक्शन का। तो C1 स्क्वायर जो होगा ना, और क्योंकि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर तो क्या आएगा मेरे पास, एक आना है ना, बोलो भाई। तो अगर C1 स्क्वायर क्या आ जाए 0.4, इसका मतलब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है 40%, और तो C2 स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 0.6। देखो C1 C2 एक नहीं होंगे, लेकिन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर पक्का बताओ क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अरे भाई C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर पक्का आपका क्या आना है, 1 आना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो C1 स्क्वायर तो क्या देगा मेरे मुझे, तो C1 स्क्वायर तो क्या देगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या देगा भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर। C1 स्क्वायर इंटू 100 क्या देगा बताओ भाई, C1 स्क्वायर तो क्या देगा कोवेलेंट कैरेक्टर, और C1 स्क्वायर इंटू 100 क्या देगा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। बात आपको पहले पड़ रही है प्राची। और C2 स्क्वायर क्या देगा मुझे, आयनिक कैरेक्टर, और C2 स्क्वायर इंटू 100 क्या देगा
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यानी अगर आपको कोई आपसे कोई पूछ ले कि कोई आपको HF का फंक्शन बता दे, कोई आपको क्या बताए HF का फंक्शन, जहाँ पर आपको C1 C2 बता रखे हो, तो आपसे पूछ ले बताओ भाई HF में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, बताओ क्या करोगे आप सिंपली? तो आयनिक पार्ट के कोफिशिएंट है क्या करो, स्क्वायर कर लो। वो 0.2 आ गया मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि 0.2 के 20% क्या है आयनिक कैरेक्टर, और ये पक्का तो C1 स्क्वायर क्या आएगा पक्का 0.8, यानी 80% क्या इसमें कोवलेंट, 20% क्या है आयनिक कैरेक्टर। नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो आप इस फंक्शन से तो सिंपली क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। C1 स्क्वायर क्या देगा, C1 स्क्वायर इंटू 100 क्या देगा, परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर। C2 स्क्वायर इंटू 100 क्या देगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इजंट इट? अरे बोलो भाई। अच्छा एक बात और भाई, एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के, 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? नहीं है ना आपको समझिए? अरे भाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने क्या होते हैं भाई, इसको तो मैं लिखा नहीं देता हूँ, इसको आगे LIH में यूज करना है इसको ना। अरे बोलो, तो C1 स्क्वायर क्या देगा, परसेंटेज C1 स्क्वायर इंटू 100 क्या देगा, परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर। C2 स्क्वायर इंटू 100 क्या देगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। लेकिन अगर मैं C1 को 1 मान लूं, तो मैं मानू इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे भाई। अगर मैं अब इस फंक्शन को लिखने का एक तरीका और भी होता है, इस फंक्शन को लिखने का क्या होता है एक तरीका और भी होता है, ठीक है? नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, इस फंक्शन को लिखने का एक तरीका और भी होता है। एक तो क्या हमारे पास जिसमें एक्चुअल में क्या कोफिशिएंट्स, कि आप एक्चुअल कोफिशिएंट्स लिखो किसके, C1 और C2 का लिखो, एक्चुअल कोफिशिएंट्स लिखो। और एक तरीका बताओ सिंपली क्या होता है, आप इसको बताओ कैसे लिख सकते हो, बताओ। आप ये मानो अगर C1 1 हो, अरे भाई आप ये बताओ, अगर कोवलेंट वेव फंक्शन कोफिशिएंट C1 है, अगर कोवलेंट वेव फंक्शन कोफिशिएंट C1 है, तो आयनिक का बताओ क्या है? अरे भाई कोवलेंट का क्या है C1 है, तो आयनिक का क्या है C2। कोवलेंट का 1 हो तो C2/C1, इसको बोलते हैं लैम्डा, मिक्सिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, मिक्सिंग कोफिशिएंट। कोवलेंट का कोफिशिएंट, कोवलेंट पार्ट का कोफिशिएंट C1 है, तो आयनिक का क्या है C2। कोवलेंट का C1 होके 1 होता, तो आयनिक क्या होता C2/C1 लैम्डा। बोलो भाई, तो मिक्सिंग कोफिशिएंट के टर्म्स में बताओ यही फंक्शन तो क्या बन जाएगा, तो 2 तरीके से इस फंक्शन को आप लिख सकते हो भाई, बताओ। अरे बोलो भाई, क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू, अब C1 1 मान लिया मैंने भाई, ये मैंने 1 मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा C2/C1। तो हम क्या बोलेंगे, साई HF प्लस लैम्डा साई H प्लस F माइनस। नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी साई कोवलेंट और साई आयनिक। तो आप इसको, लेकिन यहां पर इनके स्क्वायर का समेक नहीं आएगा, याद रखियो, यहां पर इनके स्क्वायर का समेक नहीं आएगा भाई, नॉर्मलाइज्ड नहीं फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं होता। लेकिन फिर भी इसको ऐसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर इसको बेसिकली यूज करते हैं कि भाई अगर कोवलेंट पार्ट का कोफिशिएंट 1 हो, यानी 100% क्या हो उसमें, अगर मैं कोवलेंट पार्ट को क्या मानूं 100% क्या मानूं, अगर मैं 100 किसको मानता हूं, जैसे यहाँ पर अगर मान लिया भाई हमारे पास 80-20 आया, तो 80 क्या कोवलेंट कैरेक्टर, 20 क्या है आयनिक कैरेक्टर। लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो 100%, क्योंकि यहाँ पर अब 1 का स्क्वायर करने पर भाई कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा ना, तो वो कितना होगा फिर, नहीं बात आपको पहले पड़ रही है क्या, मतलब बल्कि ऐसे में आप इसको ऐसे मानो भाई कि इसको 1 मानने पर क्या बनता है, मतलब कोवलेंट को आप एक तरह से कोवलेंट फंक्शन, कोवलेंट पार्ट है कोफिशिएंट को आप 1 मान लेते हो, तब उसे कंपेयर करते हो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो उस टाइम पे जो कोफिशिएंट उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग कोफिशिएंट, समझे, लैम्डा। और लैम्डा जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर से पता है कैसे कोरिलेशन में होता है, मैं यहाँ पर भाई एक, तो याद रखियो ये निकालने के 2 तरीके होते हैं, बताओ क्या होता है,
लैम्डा स्क्वेयर इंटू 100 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर। तो आप बताओ भाई, आयनिक कैरेक्टर निकालने के बताओ हमारे पास कितने तरीके थे? आयनिक कैरेक्टर निकालने के हमारे पास बताओ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के हमारे पास कितने तरीके? एक तो बताओ क्या है मेरे पास, C2 स्क्वेयर इंटू 100 से भी क्या आएगा मेरे पास, C2 स्क्वेयर इंटू 100 से मेरे पास क्या आएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा ना भाई। और एक ऐसे भी आ सकता है, बताओ भाई क्या, लैम्डा स्क्वेयर इंटू 100 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर। यानी अगर मान ले भाई, अगर जो वेव फंक्शन है, अगर जो क्या है, अच्छा आप कैसे, आपको कैसे मालूम पड़े कि भाई ये मिक्सिंग कोफिशिएंट टर्म में लिखा हुआ फंक्शन, अगर साई कोवेलेंट के सामने एक लिखा मिले ना, अगर साई कोवेलेंट के सामने क्या लिखा मिले आपको, हमेशा भाई 1 लिखा मिले, लेकिन साई आयनिक के सामने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो समझ जाइए ये फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, मिक्सिंग कोफिशिएंट की टर्म में लिखा हुआ है, इजंट इट? अगर दोनों के सामने नंबर लिखे हुए हैं तो समझ जाइए फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म में, C1 C2। बात आपको पहले पड़ गई? अरे बोलो भाई, तो क्या आपसे पूछ ले कि बताओ भाई, अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है कि कोवेलेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, एक, और आयनिक पार्ट का मल्टीप्लाई दे रखा कुछ ना कुछ भाई, और आपसे पूछ ले किसके लिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालो, आप क्या करोगे? आप समझ जाओगे कि भाई लैम्डा फॉर्म में लिख दे रखा है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, लैम्डा यहाँ पुट करो। अरे बोलो भाई, नहीं बेटा आपको, अरे भाई यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा। लेकिन अगर मान लिया कोवेलेंट पार्ट और आयनिक पार्ट दोनों के कोफिशिएंट क्या हैं, लिखे हुए हैं, और कोवेलेंट पार्ट का कोफिशिएंट एक नहीं लिखा, हम समझ जाएंगे भाई रियल कोफिशिएंट टर्म में, ओरिजिनल कोफिशिएंट टर्म्स में दे रखा है ये फंक्शन भाई। उस टाइम तो फिर क्या करना है कि C2 स्क्वायर क्या करो, C2 स्क्वायर को, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो लैम्डा क्या होता है यहाँ पर भाई, और लैम्डा क्या होता है, C2 बाई C1 होता है। तो भाई मैं बताऊँ, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं बनता, मैं आपको बताऊँ भाई, इसके ऊपर दुनिया भर क्वेश्चन बनते हैं, और इसके ऊपर भाई घुमा फिर क्वेश्चन आते रहते हैं इसके ऊपर। शुभ गलत करें क्या मैं? बताओ भाई, एक तो आपको ये बता दें, कोई फंक्शन दे के आपसे पूछ ले कि बताओ, कोई फंक्शन दे दिया भाई, उसमें C1 C2 दे रखे हैं, आपसे पूछ लिया परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या करोगे आप? अरे कोई फंक्शन दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, आप तो क्या करोगे, C1 स्क्वायर किया इंटू 100 कर दिया, आ गया परसेंटेज यानी कैरेक्टर भाई, C2 स्क्वायर किया इंटू 100 कर दिया, क्या गया, परसेंटेज यानी कैरेक्टर, इजंट इट? और भी नहीं है। अच्छा इसी में आपसे क्या पूछ ले, मिक्सिंग कोफिशिएंट क्या पूछ ले, तो क्या करोगे आप, C2 बाई C1 से निकाल लो, या फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर, उसे लैम्डा बोले, मिक्सिंग कोफिशिएंट बोले, या क्या बोले, परसेंटेज यानी कैरेक्टर नहीं, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर। मतलब जो कोवेलेंट फंक्शन मैंने क्या मान रखा है, कोवेलेंट कोफिशिएंट एक मान रखा है, यानी इसकी बात कर रहा है भाई वो लैम्डा की, तब भी फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक, लैम्डा बोले, मिक्सिंग कोफिशिएंट बोले, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर बोले, तीनों बात क्या है, एक है भाई। मतलब कोवेलेंट कोफिशिएंट एक मानने पर क्या बनता है, वो बात आपको पहले पड़ी, तब उसका भी कोफिशिएंट क्या बनेगा, तो लैम्डा आप निकालोगे भाई। तो C1, अरे भैया ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है तो C1 स्क्वायर इंटू 100 क्या निकाल लियो, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, C2 स्क्वायर इंटू 100 क्या निकाल लियो, परसेंटेज यानी कैरेक्टर, और भाई मिक्सिंग कोफिशिएंट बोल दे, लैम्डा बोल दे, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर बोल दे, तो C2 बाई C1 लिख दियो। फिर ये बोल दे राइट डाउन दी कोवेलेंट, राइट डाउन दी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मिक्सिंग कोफिशिएंट, तो साई कोवेलेंट तो एक हो जाएगा लैम्डा निकाल के, अरे साई C1 तो क्या हो जाएगा, अरे भाई यहाँ पर तो क्या साई कोवेलेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक हो जाएगा, और लैम्डा यहाँ से मल्टीप्लाई कर दियो, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, अरे बोलो। या फिर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता के, क्या बता के आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और आपसे भाई पूरा फंक्शन पूछ ले,
बताओ, सिर्फ ये कह दे कि किसी बॉन्ड के अंदर इतने परसेंट क्या है कैरेक्टर, इसका फंक्शन लिख के दिखाओ। हाउ शुड वी प्रोसीड? कोई ये कह दे कि ए बी मॉलिक्यूल में 20% क्या है आयनिक कैरेक्टर, इसका फंक्शन लिखो, इसका वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिख के दिखाओ। को क्या बोल दे भाई कि ए बी मॉलिक्यूल में 20% क्या है आयनिक कैरेक्टर है, इसका वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन लिख के दिखाओ। वो तो कैसे आएगा भाई? आयनिक कैरेक्टर 20% है तो कोवेलेंट क्या है? आयनिक 20% तो कोवेलेंट क्या है 80। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, अगर आयनिक 20 है तो कोवेलेंट क्या है 80 होगा। यानी कि मिटा दे इसको भाई, यानी कि C1 स्क्वायर क्या है? कोवेलेंट 80 होगा। C1 स्क्वायर क्या है 0.8, C2 स्क्वायर क्या होगा 0.2। तो यहां से आप C1 C2 निकाल सकते हैं रूट करके, C1 C2 क्या लिख दो। अरे बोलो बोलो भाई, फिर क्या करो, C1 इंटू साई कोवेलेंट प्लस C2 इंटू साई आयनिक। सिर्फ उसने क्या बताया हमको कि किसी ए बी मॉलिक्यूल में 20% क्या है आयनिक कैरेक्टर। मुझे पता है पॉइंट, अगर 20% आयनिक है तो 40% 80% क्या है कोवेलेंट। तो 0.20 पुट कर दियो C2 स्क्वायर, 0.8 पुट कर दियो C1 स्क्वायर। तो वहां से रूट करने पर C1 C2 आ गए, C1 C2 यहाँ लिख दिया मैंने। अरे बोलो भाई, मेरे पास क्या गया वेव फंक्शन आ गया। और मिक्सिंग कोफिशिएंट की टर्म में पूछ रहे तो बोलो भाई, C2 को C1 से भाग करके निकाल लियो, लैम्डा भी आ गया, यहाँ पर 1 कर दियो, वो लैम्डा है लिख दियो। बात आपको पहले पड़ रही है? तो आप भाई किसी भी तरह क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हो। ये बात मान लो क्या मैं? नहीं बात आपको पहले पड़ी? अच्छा, किसी में सिर्फ क्या बता दे आपको मिक्सिंग कोफिशिएंट, किसी में सिर्फ क्या बता दे आपको भाई, कोई कह दे कि फलां कंपाउंड फलां डायटोमिक मॉलिक्यूल का मिक्सिंग कोफिशिएंट ये है, समझे बात? इसका फंक्शन लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे? बोलो भाई। अब मिक्सिंग कोफिशिएंट आपको पता है, यहां पुट करो, यहां से क्या निकाल, यहां से भाई पहले क्या निकाल लो बताओ भाई? अरे भाई मिक्सिंग कोफिशिएंट यहां पुट करके क्या निकालो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। एक बार परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ गया तो किस बराबर होता है? तो अरे भाई 100 बाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बाई 100 क्या आ जाएगा मेरे पास? C2 स्क्वायर आ गया। वहां से क्या निकाला? C2 निकाल लिया, सॉरी C2 स्क्वायर आ गया ना। तो C2 स्क्वायर अगर भाई आपके पास आ गया, मान लिया 40 आ गया, तो C1 स्क्वायर क्या है 60, तो C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर है। बोलो भाई, वहां से रूट करके क्या निकालो C1 C2। बात आपको पहले पड़ रही है? तो भाई ये जो सेट है ना फॉर्मूलों का, इसके ऊपर दुनिया भर क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताऊं भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और भाई नेट में क्वेश्चन आ रखे बाकायदा 4 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन आ रखे इसके ऊपर। ओके, अगर आपको समझ ये, अरे क्या था, अच्छा था ना। अच्छा ये बताओ फिर क्या इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो आपने ये वैलेंस बॉन्ड में फंक्शन लिखा था ना ये, अरे ये क्या इसका पिक्टोरियल, ये तो क्या है 1s, ये क्या है h का 2pz। याद रखियो, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में क्या लेता x लेता तो मुझे px यूज करना पड़ता, isn't it? अरे बोलो, अब बताओ भाई, अब क्या है HLS ट्रीटमेंट ऑफ LiH मॉलिक्यूल। अब आपने भाई किसको स्टडी करना बताओ भाई? LiH मॉलिक्यूल को आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टडी करना है। हाउ शुड वी प्रोसीड बताओ भाई? LiH को सोनिया बताएगी, बताओ सोनिया बताओ बेटा। LiH को आपने कैसे भाई, इसका आपने वेव फंक्शन लिखना भी है और इसको पिक्टोरियल ड्रॉ भी करना है फिर उस वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन को। बताओ कैसे आएगा? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? लिथियम का और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर लिखो लिथियम का पहले, बताओ क्या हो जाएगा 1s2 2s1, फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1s1 हो गया, होगा ना ये? तो बताओ भाई, हमारे पास जो साई था, अब बताओ कैसे लिखेंगे उसको? अरे भाई हमारे पास 2 डिटरमिनेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो भैया आप बताओ अपने 5 तो क्या यूज करना है, 5 तो क्या यूज करना है
2s। आपकी मर्जी भाई, अगर आप इसको ऊपर लिख लोगे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब 5 आप क्या मान लो 2s, और 5 आप क्या मान लो 1s, 1s h एंड 2s li। बोलो भाई, तो ध्यान से देखो, वो तो क्या है हमारे पास ये, बोलो भाई। तो इसमें आप ये होता ना भाई, अरे एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले 2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से जनरली वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन ये बनता होगा। अरे भाई 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से जनरल वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन क्या बनता है, ये बनता है ना। तो 5 क्या है, अरे 5 तो क्या है 1s h, और 5 क्या है 2s li। तो देखो भाई 5 कैसे रिप्लेस कर दो 1s h 1s h 1s h 1s h 2s li 2s li 2s li 2s li। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, और इसको मुझे भाई अगर डिटरमिनेंटल फॉर्म में लिखना हो तो क्या करूंगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, आ गया ना भाई। और उसको मुझे और भी सिंप्लीफाई करना हो तो बाहर लिख, तो बताओ कितना आसान है हमारे पास ये, आसान है मुश्किल है। और फिर वही बात है, बताओ ओवरऑल फंक्शन तो क्या हो रहा है भाई, ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, अरे साई कोवेलेंट और साई, इसमें साई आयनिक भी कंसीडर करना पड़ेगा अपने आगे। तो क्या हो जाएगा h प्लस एल आई और एल आई एच माइनस एल आई प्लस, अरे बिल्कुल वैसे ही था। और ये तो कौन सा है 1s h, ये क्या है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, 1s h, ये क्या है 2s एल आई। अरे भाई इस फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रखा मैंने, ये दे रखा भाई। आसान है कि मुश्किल है, नहीं है ना आपको समझिए। अब बताओ अब क्या भाई लिमिटेशंस ऑफ, मैं बताऊँ आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भाई, देखो इससे पहले मैंने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, लेकिन वहां हमने सब क्या पढ़ा था 1 और 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स आपने डील किए थे, सॉरी मॉलिक्यूल्स आपने डील किए थे, है ना भाई। N2 को वहां पर टैकल करने का था बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन क्या इस डिटरमिनेंटल फॉर्म से टैकल करना हमारे लिए क्या होता है ईजी नहीं होता क्या, इजंट इट। तो देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वाले थे, उनके लिए कौन सी थी हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और 2 से ज़्यादा, और हालांकि 2 वालों पर लग जाएगी, फिर कौन से हिटलर लंदन स्लेटर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि भाई इससे हमारे पास मोर मैनेजेबल फॉर्म आ जाती है वेव फंक्शंस की, है ना। और वो वेव फंक्शन को भी नज़र कैसा आएगा वो मैंने भी शो कर दिया ना, मैंने रेखा में क्या बनाया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इजंट इट। ये सिंगल वेव फंक्शन, ये क्या फिर एक सिंगल वेव फंक्शन, इजंट इट। तो बताओ इसकी भी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो ये भी क्या है, अगर एक से ज़्यादा क्या है लेवी स्ट्रक्चर, तो HLS थ्योरी भी वही एक से ज़्यादा लेवी स्ट्रक्चर वाले सिस्टम की बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दूसरा ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर सकती भाई, B2H6 को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, ज्योमेट्रीज के बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया। और बताओ क्या है पीरियोडिक सिस्टम पे लागू नहीं होती, एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कलर और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखा जाए तो इसकी ऑलमोस्ट वही लिमिटेशन है जो सिंपल हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी, है ना। सिर्फ एक बात है भाई, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना जो एक से ज़्यादा वाले, सॉरी 2 से ज़्यादा वाले, ये उनको भी टैकल कर लेती है। इसका ये तो इसका एक बेनिफिट है, इजंट इट। तो भाई मतलब इससे नेक्स्ट लेक्चर ही हमारा क्या है, फिर क्या भाई, फिर आएगा पाउलिंग थ्योरी। फिर क्या, फिर भाई पाउलिंग ने भाई उसमें और भी ज़्यादा क्या किया, लाइनस पाउलिंग इसमें और क्या किया मॉडिफिकेशन। तो भाई फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नया वर्जन आएगा, उसमें क्या बोलते हैं हिटलर लंदन स्लेटर पाउलिंग HLSP थ्योरी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वो आपको कल पढ़ाई जाएगी। हम 1 बाय 1 टैकल कर रहे हैं। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ कौन सी भाई 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वाली HL, फिर वही 2 से ज़्यादा वाले डायटोमिक HLS, फिर पॉलीएटॉमिक वो कौन सी आ गया भाई HLSP वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ गया ना बात, ओके। तो भाई ये आपको क्या नहीं है। अब भाई ये क्वेश्चन देखो भाई, बताओ ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है, लेकिन भाई मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कब आया हुआ, ठीक है ओके। बताओ क्या क्वेश्चन ये, अच्छा ये भाई मैं यहाँ पर इसको लिखा ही रहने देता हूँ ताकि भाई आपको ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा ना,
तो फॉर्मूला हम यहाँ से ओमिट नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है भाई। ओके, बताओ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड इज 17%। ये कहता है HCl में आयनिक कैरेक्टर कितना है, 17% आयनिक कैरेक्टर है। HCl के मॉलिक्यूल में 17% क्या है, आयनिक कैरेक्टर। क्या कहता है, द मिक्सिंग कोफिशिएंट ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर टुवर्ड्स बॉन्डिंग। क्या कहता है, मिक्सिंग कोफिशिएंट बताओ, क्या बताओ आप, मिक्सिंग कोफिशिएंट। इसे सिंपली क्या बोलता है, मिक्सिंग कोफिशिएंट, या क्या बोलता है इसको, लैम्डा, या क्या बोलता है इसको, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर नहीं, वो तो C2 स्क्वायर होता है, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर। तो मिक्सिंग कोफिशिएंट या लैम्डा या फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर, एक ही बात होती है ना। ये हमसे लैम्डा लैम्डा पूछ रहा है भाई, तो आपने बताना है भाई। तो बताओ इसमें लैम्डा क्या आएगा, मिक्सिंग कोफिशिएंट 0.45, 0.17, 0.83, 0.41। बताओ क्या आएगा भाई, बताओ। आप एक काम करो, आप नहीं है, आप इसके लिए सारी इन्फो निकालो बल्कि, बताओ। तो अगर HCl में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, पहले तो भाई वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं जनरली, बोलो भाई, C1 साई कोवलेंट प्लस C2 साई आयनिक, ये होता है ना, इजंट इट। तो बताओ भाई परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, C1 स्क्वायर इंटू 100, और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, C2 स्क्वायर इंटू 100 होता है। तो आपको साफ दिख रहा है भाई, और दोनों का सम कितना, और C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो C1 स्क्वायर कितना है, नहीं C1 स्क्वायर इंटू 100, अरे भाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है, अरे भाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है, 17% है ना। तो यहां पर क्या पुट कर दो आप, 17, तो हम क्या बोलेंगे, C2 स्क्वायर इंटू 100 कितना है, 17 है। तो C2 स्क्वायर कितना आ गया, 0.17 आ गया। तो भाई C2 स्क्वायर 0.17 आ गया, तो C1 स्क्वायर क्या आ गया। अब C2 स्क्वायर और C1 स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, तो C2 स्क्वायर 0.7, तो भाई C1 स्क्वायर क्या होगा, अरे भाई 1 माइनस 0.17, 0.83 आ गया। तो यहां से हम C1 C2 निकाल लेंगे। बताओ क्या आएगा, C1 निकालो यहां से, बताओ यहां से C1 क्या आएगा मेरे पास, बताओ, सॉल्व करो। अरे 0.17 रूट कर दो, बताओ 0.17 रूट क्या है, क्या 0.41, 0.41 आ गया, ठीक है ओके। अब बताओ यहां से भाई 0.83 का रूट करियो, C2 कितना है मेरे पास, ओ सॉरी ये C2 आ गया भाई ना, C1 कितना आ गया 0.91 आ गया ना भाई। तो C1 C2 आ गया प्लस, तो C1 C2 आ गया, इन्हें कहाँ पुट कर दो यहाँ पर। तो फंक्शन क्या बन गया मेरे पास, 0.83 प्लस, नहीं सॉरी 0.91 प्लस 0.41 साई कोवलेंट एंड साई आयनिक। अब अगर ये 0.91 ना होके एक होता, बोलो भाई, तो इसे भाग करना पड़ा मुझे, तो फिर क्या होगा मुझे, ये तो क्या आएगा, तो लैम्डा क्या आएगा मेरे पास, तो C1 आ गया, C2 आ गया, वो तो लैम्डा क्या है मेरे पास, लैम्डा क्या आएगा, C2 कितना है 0.41 बाई 0.45 है ना। कौन सा आंसर आ गया मेरे पास, लैम्डा। अरे बोलो भाई, आ गया नहीं आंसर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और इसी में आपसे भैया पूछ लेता, इसी में आपसे भाई ये पूछ लेता कि आप ये बताओ कि इसको मिक्सिंग कोएफिशिएंट टर्म में लिखे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, और यहाँ क्या जाएगा 0.45। अरे भाई यहाँ पर 0.91 0.41 तो क्या है इसका भाई कोएफिशिएंट। अरे भाई असली कोएफिशिएंट टर्म्स में क्या है फंक्शन, तो यहाँ पर 1 लिखे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 0.45। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आसान है मुश्किल है। तो हमने तो भाई सारी चीज़ निकाल ली यहाँ पर,
हमने इसमें पता क्या था, परसेंटेज कोवलेंट परसेंटेज फैक्टर, हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज कोवलेंट फैक्टर निकाल लिया हमने। C1 स्क्वायर क्या 0.83, तो क्या है 83%। 17% क्या है आयन फैक्टर, 83% क्या है कोवलेंट कैरेक्टर, इजंट इट। अरे बोलो भाई, फिर 0.17 और 0.17 0.83 के रूट करके निकाली हमने, C2 और C1, ये यहाँ पर लिख दिया भाई। C2 बाई C1 करके मैंने बताओ मैंने क्या निकाल लिया, C2 बाई C1 कर मैंने फिर क्या निकाल लिया, लैम्डा की वैल्यू, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।